हेलो दोस्तों। हेलो एल्केन्स की सीरीज़ में आज मैं सुनील खत्री, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज एकेश्वर, आप सबके लिए लेकर आया हूँ हेलो एल्केन्स की रासायनिक अभिक्रियाएँ। इससे पहले हम हेलो एल्केन्स के बारे में उसके निर्माण की विधियाँ और भौतिक गुणों तक पहुँच चुके थे। अब हम रासायनिक गुणों के अध्ययन करेंगे, यानी कि रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन हेलो एल्केन्स का करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हेलो एल्केन्स का की रासायनिक अभिक्रियाएँ। हेलो एल्केन्स की रासायनिक अभिक्रियाएँ किस प्रकार से वो रासायनिक अभिक्रियाएँ देते हैं। तो मुख्य रूप से हेलो एल्केन्स 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएँ देते हैं। पहला है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफाइल कहते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज युक्त समूह होता है, वो दूसरे समूह को प्रतिस्थापित कर देता है। एल्केन्स हैलोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, तो उसे हम नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ कहते हैं। दूसरा पढ़ेंगे इसमें निराकरण अभिक्रियाएँ, एलिमिनेशन रिएक्शंस। निराकरण अभिक्रिया उनको कहते हैं दोस्तों जिसमें पूरा का पूरा एक समूह जो है निकल जाता है हेलो एल्केन से, जैसे HBr निकल गया या HCl निकल गया और उसमें डबल बॉन्ड सेटअप हो जाएगा, तो उसे हम निराकरण अभिक्रियाएँ कहेंगे। तीसरा पढ़ेंगे हम धातुओं के साथ अभिक्रियाएँ। हेलो एल्केन्स धातुओं के साथ किस प्रकार से अभिक्रियाएँ करते हैं। रिएक्शंस विद मेटल्स, यानी कि धातुओं के साथ हेलो एल्केन्स कैसे अभिक्रियाएँ करते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मुख्य रूप से इस प्रेजेंटेशन में हम एक अभिक्रिया की बात करेंगे, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ। बाकी निराकरण और धातुओं के साथ अभिक्रियाओं के बारे में हम अगले प्रेजेंटेशन में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ क्या होती हैं दोस्तों। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ वो होती हैं जिसमें कि कोई न्यूक्लियोफाइल यानी कि कोई नाभिक से स्नेह करने वाला, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो क्या करता है नाभिक पर अटैक करता है, सीधे नाभिक से जुड़ता है, नाभिक को स्नेह करता है। नाभिक यानी कि पॉजिटिव चार्ज युक्त कार्बन की हम बात कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। ये एक न्यूक्लियोफाइल है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि एक ऐसा समूह है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है सबस्ट्रेट के साथ। सबस्ट्रेट यानी कि आधार। आधार कौन है हमारा यहाँ पे, हेलो एल्केन है। ये हेलो एल्केन है दोस्तों, इसमें ये 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन्स भी हो सकते हैं और कोई समूह भी हो सकते हैं। और यहाँ पर ये जो है ये बॉन्ड हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें हेलोजन थोड़ा सा नेगेटिवली चार्ज होता है और कार्बन यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। कारण यह है कि हेलोजन थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है कार्बन के अपेक्षा ज़्यादा, और वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है, इसलिए इस पर थोड़ा नेगेटिव चार्ज रहता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा, यहाँ जुड़ने का प्रयास करेगा और ये निकल जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से यह अभिक्रिया आगे होती है। इसको सबस्ट्रेट या आधार कहेंगे। अभिक्रिया जब होगी तो यहाँ पे हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल के साथ नया बॉन्ड बन जाता है, जबकि हेलोजन निकल जाता है। इसको हम प्रोडक्ट कहेंगे, यानी कि उत्पाद हमारा बन गया है न्यूक्लियोफाइल के साथ, और ये लिविंग ग्रुप यानी कि निकलने वाला ग्रुप हो गया। तो ये इस प्रकार की अभिक्रियाएँ नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं किस प्रकार से इसकी क्रियाविधि होती है, मैकेनिज्म कैसे होती है, यानी कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। तो 2 प्रकार की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हम देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाईमोलिकुलर यानी कि SN2 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर यानी कि SN2 रिएक्शन। हिंदी में कहें तो द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। यहाँ पे 2 का मतलब द्विकणुक है, या बाईमोलिकुलर है। N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शंस। देखें कि किस प्रकार की अभिक्रियाएँ होती हैं। जैसे ये कोई OH न्यूक्लियोफाइल है, OH पर माइनस चार्ज है, ये हमको कहीं से भी मिल जाएगा, जैसे KOH से या ROH से या H2O से, कहीं से भी ये हमें मिल जाएगा किसी भी रिएजेंट से। तो ये कोई न्यूक्लियोफाइल है जो कि अटैक करेगा। यहाँ पर देखिए किस पर अटैक करेगा, ये एक हेलो एल्केन है। देखिए 3 हाइड्रोजन इसके हैं और ये Cl है। ये सेंटर में एक कार्बन है जिसको डॉट के द्वारा दिखाया गया है, या ये समझिए कि यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया गया तो एक कार्बन है,
और यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन सीधी रेखा के द्वारा और ये क्लोरीन सीधी रेखा के द्वारा दर्शाया गया है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो सीधी सीधी लाइंस आपको डार्क लाइंस दिख रही हैं, ये इस ही तल पर हैं जिस तल पर हम लिख रहे हैं, यानी कि कागज़ के तल पर ये बॉन्ड्स बने हुए हैं जिनके बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है, जैसे कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर sp3 संकरण के द्वारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होते हैं। तो प्रत्येक बॉन्ड यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट के होंगे। ये वाला जो बॉन्ड है जो आपको हल्का सा दिख रहा है, ये इस तल से पीछे की ओर जा रहा है जो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ये जो उभरा हुआ तल दिख रहा है, ये उभरा हुआ बॉन्ड जो दिख रहा है डार्क बॉन्ड, ये इस तल पर ऊपर से जा रहा है, यानी कि इस तल के ऊपर से तल की तरफ को ये बॉन्ड लगा हुआ है। तो इस प्रकार से 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री दिखाने का प्रयास किया गया है। आगे देखते हैं कि यह अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होगी। ये OH इस कार्बन पर अटैक करने का प्रयास करेगा तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब SN2 अभिक्रिया होती है तो वहाँ पर किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। ये तीनों बॉन्ड, ये तीनों हाइड्रोजन के बॉन्ड्स दिखाए गए हैं, जबकि डॉट लाइंस के द्वारा 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा दिखाए गए हैं, जिसमें कि एक OH जो है वो प्रयास कर रहा है इस कार्बन से बॉन्ड बनाने के लिए, जबकि Cl यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार से दोस्तों क्या होता है कि OH बॉन्ड के जुड़ना और Cl बॉन्ड के टूटने का एक ही क्रम होता है, यानी कि एक ही समय पर ये बॉन्ड बन रहा होता है और ये वाला बॉन्ड टूट रहा होता है। इस प्रकार से यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं बनती है, कोई भी अंतर अवस्था यहाँ पे नहीं बनती है, और सीधे सीधे ये बॉन्ड हमें ये बॉन्ड जुड़ बनता है, ये बॉन्ड टूटता है और हमें प्रोडक्ट मिलता है। देखिए किस प्रकार से प्रोडक्ट बना। OH जो है वो जुड़ गया है, जबकि Cl यहाँ पर निकल गया है। अब आप देखिए किस प्रकार से ये हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरह ये ज्योमेट्री थोड़ा उल्टी हो गई है। ये ज्योमेट्री जस्ट उल्टी हो गई है। किस प्रकार से हो गई है, जैसे सपोज मान लीजिए ये छाता है, इसको छाता मान लीजिए, ये अम्ब्रेला टाइप का है, ये उसकी छड़ी है Cl की तरफ, और तेज़ हवा चली और ये उल्टा हो गया इस प्रकार से, और ये पीछे की तरफ को घूम गया है। अम्ब्रेला उल्टा हो गया, छाता उल्टा हो गया है। तो इस प्रकार जब कन्फिग्रेशन उल्टी हो जाती है तो उसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन के नाम से इस घटना को जाना जाता है, यानी कि विन्यास का प्रतिपन इसको कहते हैं। तो SN2 अभिक्रियाओं में दोस्तों क्या होता है, विन्यास का प्रतिपन होता है। और यहाँ पर एक बात कहने वाली समझने वाली ये है कि ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, एक ही चरण में यह अभिक्रिया संपूर्ण हो जाती है। और पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अभिक्रिया होती है उसकी दर क्या होती है, R। अभिक्रिया की दर जो है अभिक्रिया के वेग के नियम के हिसाब से क्या होती है दोस्तों, ये प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया गया है कि ये इन दोनों रिएक्टेंट्स OH और CH3Cl, जैसे कि CH3Cl है, इन दोनों की के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। इस पे कोई भी मतलब इस पे एक एक इसकी घातें हैं, इसका मतलब टोटल घात 2 हो गई। तो ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो गई है, और ये द्विमॉलिक्यूलर द्विअणुक अभिक्रिया इसको कहा जाएगा। इसीलिए इसको द्विअणुक कहते हैं, इससे क्योंकि इसकी अभिक्रिया की कोटि भी 2 है, और वैसे भी इसके 2 अणु जो हैं वो इसके पद निर्धारक पद जो है एक ही पद है, उसमें जो है अभिक्रिया की दर इन दोनों के सक्रिय द्रव्यमानों के, यानी कि इन दोनों की सांद्रताओं के समानुपाती होती है, सिंपली हम कह सकते हैं। तो ये SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म थी, किस प्रकार से होती है। आगे देखते हैं दोस्तों कि SN2 अभिक्रियाओं के गुण क्या होते हैं। जब ये SN2 अभिक्रिया होती है उसमें क्या क्या गुण हमें दिखे। पहला तो ये कि ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है। ये देखना है कि यहाँ पे 2 स्टेप में प्रोसेस नहीं हो रही है, केवल एक स्टेप में हो रही है, और इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, नो इंटरमीडिएट फॉर्म, यानी कि कोई भी अंतर अवस्था इसमें नहीं बनती है, ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती। आगे देखेंगे, जिस प्रकार तेज हवाओं में छाता उल्टा हो जाता है, उल्टा मुड़ जाता है, उसी प्रकार से SN2 प्रकार की अभिक्रियाओं में आधार अणु का विन्यास बदल जाता है, उल्टा हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विन्यास का प्रतिपन कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन इसको कहते हैं। इसमें इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों, द्वितीय कोटि की यह अभिक्रिया होती है, ये इसका एक गुण है कि SN2 अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध किया गया। अगला है कि हेलो एल्केन्स
कि अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या है दोस्तों। हेलो एल्केन्स किस अभिक्रियाशीलता के क्रम में करती हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री हेलो एल्केन्स जो है SN2 अभिक्रिया को सबसे आसानी से देते हैं बजाय 2 डिग्री के, और सबसे कम देते हैं 3 डिग्री वाले। कारण यह है दोस्तों कि OH जब जुड़ रहा है, जब न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा होता है तो उसको जगह चाहिए होती है अंदर कार्बन की तरफ घुसने के लिए, और 3 डिग्री कार्बन में बल्कि ग्रुप्स होने के कारण, बड़े बड़े समूह होने के कारण उसको जगह नहीं मिल पाती, इसलिए वो कम रिएक्टिव होता है। और 1 डिग्री में क्योंकि केवल छोटे छोटे हाइड्रोजन्स लगे होते हैं, इसलिए उसको अंदर घुसना आसान हो जाता है, और इस वजह से वो बड़ी आसानी से SN2 अभिक्रिया देते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, यानी कि एक आणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखेंगे। ये द्विआणुक गलती से हो गया है यहाँ पे, इसको हम एक आणुक समझेंगे, इसको हम काट देते हैं, इसको हम लिख देंगे एक आणुक, इसको एक आणुक समझेंगे, यूनिमोलिकुलर है। एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है दोस्तों, ठीक है। SN1 मतलब एक अणुक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक ही अणु जो है उसकी सांद्रता पर ये रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जैसे कि H2O, ROH, CH3COOH, इस प्रकार के सॉल्वेंट्स यानी कि विलायकों में ये अभिक्रिया कराई जाती है। पोलर मतलब ध्रुवीय, प्रोटिक मतलब हाइड्रोजन जो दे सकें, जिनमें हाइड्रोजन हो, जैसे इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन डोनेट कर सकते हैं, इसलिए इनको प्रोटिक कहते हैं। सॉल्वेंट्स मतलब विलायक। इस प्रकार के विलायकों, ध्रुवीय विलायकों में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ध्रुवीय हाइड्रोजन देने वाले विलायकों में यह अभिक्रिया आसानी से की जाती है, संपन्न की जाती है। आइए देखते हैं किस प्रकार से यह अभिक्रिया होती है। यहाँ पे थोड़ा ये देखने वाली बात है कि हमने CH3 बड़े बड़े समूह यहाँ पर लगाए हैं, और ये ब्रोमीन में है। इसका नाम आप बता सकते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका नाम है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका नाम हो गया। IUPAC नाम होगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन, IUPAC नेम इसका होगा 2 मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपीन। आइए देखते हैं किस प्रकार से यह अभिक्रिया करता है। ये एक न्यूक्लियोफाइल है OH, और इसके साथ अभिक्रिया करने पर ये क्या करेगा, इस प्रकार से अभिक्रिया करेगा, OH जो है यहाँ जुड़ जाएगा और Br निकल जाएगा। इस प्रकार की अभिक्रिया SN1 में होगी। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। अब देखिए ये अभिक्रिया 2 स्टेप में संपन्न होती है। इससे पहले SN2 अभिक्रिया थी जो 1 स्टेप में संपन्न हो रही थी, जबकि SN1 अभिक्रिया है जो 2 स्टेप में संपन्न होती है। देखिए पहला स्टेप क्या है, CH3CBr, इसको हमने शॉर्ट में इस प्रकार से लिख दिया है, CH3 थ्राइस CBr, ये वही है, सेम है। इस पर जब हम अब ये क्या करता है, OH के इन्फ्लुएंस में, या ये समझ लिया प्रोटिक सॉल्वेंट्स, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स की उपस्थिति में ये क्या करता है कि इस प्रकार से रिवर्सिबली क्या कर सकता है, स्लो रिएक्शन इसमें होती है, जिससे ये क्या करता है कि इस प्रकार से ये हमने बनाया है, ये कार्बन है बीच में, ये ऊपर CH3, नीचे CH3, इधर CH3, इस प्रकार से इसको दिखाएंगे CH3 एंड CH3। और यहाँ पर बीच में दोस्तों ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, किस कारण से, क्योंकि ब्रोमीन यहाँ से निकल जाता है, इसको कार्बोनियम आयन कहते हैं। और यहाँ पे ब्रोमीन ने क्या किया है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर चला गया है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। ये कार्बन क्या है दोस्तों, कार्बोनियम आयन इस पूरे समूह को कहेंगे जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसा कार्बन जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो उसको कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन कहते हैं। और इसकी स्थायित्व तो इतना किसकी वजह से बढ़ता है, जब कोई डोनेशन देने वाले डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स जब ज़्यादा लगे होते हैं तो उससे कार्बोनियम आयन का स्थायित्व तो बढ़ता है। इसीलिए हमने यहाँ पर CH3 यानी कि 3 डिग्री कार्बन यहाँ पे लिया हुआ है, तो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल होता है। अब ये देखें ये स्लोएस्ट स्टेप है, इस वजह से इसको रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी कहते हैं, RDS, ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है दोस्तों। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया की दर है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, केवल
CH3 थ्राइस CBr यानी कि इसकी सांद्रता इसकी सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती इसकी दर होती है, इसीलिए इसको यूनिमोलिकुलर कहते हैं या इसका अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। आगे देखते हैं इसका स्टेप नंबर 2 क्या है। दूसरे स्टेप में क्या होता है। स्टेप नंबर 2 में देखते हैं, ये वही है जिसको हमने अभी इससे पहले बनाया था। कार्बोनियम आयन किस प्रकार से है और ये कार्बोनियम आयन आगे किससे क्रिया करेगा। अब ये जो है न्यूक्लियोफाइल के साथ क्रिया करेगा। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज है तो ये सीधे इस पर पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करके नया यौगिक बनाएगा। देखिए किस प्रकार से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। इस प्रकार से ये CH3 थ्राइस C, इसको फिर से हमने शॉर्ट में लिख दिया इस प्रकार से, और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया है। और ये फास्ट होता है दोस्तों, क्योंकि ये तेज़ी से इसके साथ रिएक्ट करता है, तो ये फास्ट रिएक्शन होती है, इसलिए इसको रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में नहीं लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, SN1 अभिक्रियाओं के गुण पढ़ते हैं कि SN1 अभिक्रियाओं के गुण क्या क्या हैं, जिस प्रकार से हमने SN2 के पढ़े थे। तो पहला तो ये है कि ये विन्यास का धारण इसमें होता है। हम देखते हैं यहाँ पे छाता उल्टा नहीं होता, छाता उल्टा जो है वो SN2 अभिक्रिया में हुआ था। यहाँ पे सेम उसी जगह पर OH लगता है जिस जगह से ब्रोमीन हटता है, तो विन्यास का धारण इसको कहते हैं। इसको कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इंग्लिश में कहा जाता है। रिटेंशन मतलब धारण, जैसे था वैसे ही, तो विन्यास का धारण इसमें होता है, जबकि उसमें होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन SN2 अभिक्रियाओं में। दूसरा हैलो एल्केन्स की अभिक्रियाशीलता का क्रम देखते हैं। देखिए उसका मतलब ये है कि यहाँ पे कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अभिक्रियाशील वो हैलो एल्केन होगा। तो यहाँ पे 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री का घटता क्रम है। 3 डिग्री हैलो एल्केन्स SN1 अभिक्रियाओं को सबसे आसानी से देते हैं, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि क्योंकि बल्कि ग्रुप्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स होने के कारण 3 डिग्री कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल होता है बजाय 2 डिग्री के और बजाय 1 डिग्री के, इसलिए यह आसानी से देता है, और 1 डिग्री सबसे कम आसानी से देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एलिलिक एवं बेंजिलिक हैलोजेंस हैलाइड्स जो होते हैं वो भी क्योंकि उनमें कार्बोनियम आयन रिजोनेंस स्टेबिलिटी यानी कि अनुनाद स्थायित्व के कारण कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्थायी होता है, इसलिए वो भी SN1 अभिक्रियाओं को आसानी से देता है। देखें कैसे, ये एक एलिलिक कंपाउंड है जिसमें क्या है, आयन है। ये एलिलिक आयन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर सेम वैसे ही जैसे ही ब्रोमीन लगा वो निकल गया और उसके बाद ये बन गया। तो ये एलिलिक ग्रुप है पूरा यहाँ से यहाँ तक, और इस पर प्लस चार्ज है, तो ये एलिलिक कार्बोनियम आयन हो गया। किस प्रकार से दोस्तों ये स्थायी होता है। देखिए अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए तो ये प्लस चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 2 रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स यानी कि अनुनाद संरचनाओं में पाया जाता है इस प्रकार से। तो इन दोनों में ये एक्सचेंज हो सकता है। अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया पाई बॉन्ड तो ये बनेगा, अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये बनेगा, तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो ये रिजोनेंस के द्वारा स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है, इसलिए ये भी SN1 रिएक्शन आसानी से देता है। दूसरा देखते हैं हम बेंजिलिक हैलोजेंस में क्या होता है। बेंजिलिक हैलाइड्स में इस प्रकार की संरचना होती है दोस्तों। यहाँ पे ये CH2 पर पॉजिटिव चार्ज है और ये बेंजीन रिंग है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो तो क्या कंडीशन बनेगी, नया स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन पे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार से नई संरचना बन जाएगी। और अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है तो आगे हमें तीसरी संरचना मिलेगी इस प्रकार की, और प्लस चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। आगे अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो तब क्या मिलेगा हमें, तब नई संरचना मिलेगी। ये सारे रिजोनेंस संरचनाएं हैं, रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स इनको कहा जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज मिला, और अगर ये वाला बॉन्ड फिर से यहाँ शिफ्ट होता है तो पुनः हमको ये पहले वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स के द्वारा, रिजोनेंस स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा होंगे दोस्तों उतना ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा ये स्थायी होगा उतना ही वो SN1 रिएक्शन को देने के काबिल होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हैलो एल्केन्स का अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या है, किसको देखते हुए, हैलोजेंस को देखते हुए। हैलोजेंस अलग अलग हों, जैसे RI सबसे आसानी से देगा, फिर RBr देगा, फिर RCl देगा, और बहुत बहुत कम RF देगा। यानी कि फ्लोरो एल्केन्स बहुत मुश्किल से इस अभिक्रिया को देते हैं, और आइडो एल्केन्स इसको आसानी से देते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलो
यहाँ तक फ़िलहाल हमने ये देखा कि SN1 और SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाशीलता किस प्रकार से थी। आगे अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इनका जो SN1 SN2 अभिक्रियाएँ थी उनका स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट क्या है, यानी कि उसमें किस प्रकार से जो छाता जो हमने देखा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, इसका महत्व क्या है, क्यों इसको पढ़ने की आवश्यकता इसमें हो रही है, तो वो उसका स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट है। तो उसको हम अगली स्लाइड में लेकर के आएंगे दोस्तों। तो हम मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कोई भी कमेंट आप करना चाहें कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेरी आपकी होगी तो उसको आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।